हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आज फिर आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो महान्यायवादी से संबंधित होगा और उसी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हेडिंग पड़ी हुई है हमारी महान्यायवादी की। ठीक है, ये हमारी महान्यायवादी की हेडिंग पड़ी हुई है, जिसको हम कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी इसको हम कहेंगे। अगर बात की जाए महान्यायवादी की, तो ये आपका किस भाग में आता है, तो भाग 5 में इसका वर्णन दिया है। ठीक है, किसमें भैया, तो भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें वर्णन किया गया है, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो पद है महान्यायवादी का, ये कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से ये पद लिया गया है। ठीक है, कौन सा पद, तो अटॉर्नी जनरल का जो पद है ये कहां से लिया गया है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहां से प्राप्त किया हमने, ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी को पद को हमने प्राप्त किया है, जो कि भाग 5 में होता है। ठीक है, किसमें है, तो भाग 5 में ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो आपका महान्यायवादी होता है ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कि कह सकते हैं देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, या फिर कह सकते हैं कानून, जो कानून अधिकारी होता है। ठीक है, या लॉ कह सकते हैं। तो अगर किसको होता है, तो ये भी आपका आ जाएगा महान्यायवादी। तो जो आपका देश का सर्वोच्च या सबसे बड़ा विधि अधिकारी है वो कौन होता है भैया, वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। ठीक है, लॉ ऑफिसर और लीगल एडवाइजर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफिसर भी कहेंगे या फिर इसको हम लीगल एडवाइजर भी कहेंगे। ठीक है, लीगल एडवाइजर और लॉ ऑफिसर। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, वो है हमारा महान्यायवादी, या फिर कहेंगे इसको अटॉर्नी जनरल, जिसका वर्णन भाग 5 में दिया गया है। और इसको हमने कहां से प्राप्त किया है, तो ये पद हमने ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर नियुक्ति की बात की जाए, ठीक है, किसकी, नियुक्ति की, जो इसकी नियुक्ति है महान्यायवादी की, वो किसके तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76(1) के तहत किसकी नियुक्ति आती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कौन करेगा, तो ये भैया संघीय मंत्री परिषद जो होती है इसकी सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की एडवाइस पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करेंगे। और जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो क्या होगा कि इनका जो पद यानी कार्यकाल है, वो कार्यकाल भी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो पद पर बने रह सकते हैं। वैसे तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नियुक्ति आपकी किसमें है, तो अनुच्छेद 76(1) में महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, जो कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लीगल अधिकारी या कह सकते हैं, या फिर आपका लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह पद हमने कहां से प्राप्त किया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने प्राप्त किया है, जो कि भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अब बात करते हैं अनुच्छेद 76(2) की। 76(2) में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 76(1) में तो नियुक्ति है, तो 2 में क्या है, 2 में बताया गया है कार्यकाल। ठीक है, क्या बताया गया है, कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या फिर ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं जब तक ये चाहेंगे ये पद पर रह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आगे बात की जाए और, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का बताया जाता है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल बताते हैं, लेकिन इस 3 वर्ष के कार्यकाल को क्या करते हैं, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो 3-3 साल करके इनके जो कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, ये बात जरूरी है आपके लिए। तो क्या है भैया, अनुच्छेद 76(2) में महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिनका कार्यकाल वैसे तो 3 वर्ष मानते हैं और 3 वर्ष करके 3-3 करके इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, और यह भी कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात की जाए, अनुच्छेद 124 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 कहता है कि महान्यायवादी की योग्यताएं, ठीक है, महान्यायवादी की योग्यताएं किसमें बताई गई हैं, अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 124 में जो महान्यायवादी की योग्यताएं बताई गई हैं, वही योग्यताएं आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी बताई गई है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो महान्यायवादी है उसकी सारी योग्यताएं जो इनकी हैं, वही सारी योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देख भी लेते हैं क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल क्या रहे हो, जज रहे हो। जो व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा है, या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल क्या की हो, वकालत की हो। ठीक है, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर एक से अधिक यानी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या की हो, वकालत की हो, ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी या फिर कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है भैया, आगे बात की जाए तो योग्यताएं आपकी किसमें है, अनुच्छेद 124 में योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में ही आपकी सुप्रीम कोर्ट की भी योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी योग्यताएं इसी में बताई गई हैं, क्योंकि इन्हीं के बराबर इनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं महान्यायवादी के कर्तव्य एवं कार्य। जो महान्यायवादी होते हैं इनके कार्य क्या हैं और इनके कर्तव्य क्या हैं। तो पहला तो कार्य है इनका, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील के रूप में कार्य करेगा। जैसे कि जो आपका भारत सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, क्या होगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो अगर कोई इनके खिलाफ केस कर देता है, अगर कोई भी केस करेगा, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार तो भैया आपके जाके इस केस को नहीं लड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो महान्यायवादी होंगे वो इस केस को लड़ेंगे, क्योंकि जो भारत सरकार होगी उनके वकील के रूप में कौन कार्य करेगा, तो ये आपके महान्यायवादी उनके वकील के रूप में यानी भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में रखेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भैया जब भारत सरकार यानी कि कोई राज्य ऐसा कर दे कि राज्य ही किसी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई केस कर देती है, जब राज्य केंद्र के खिलाफ केस कर देगी, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, राज्य की तरफ से जो राज्य के होंगे वो वकील लाएंगे, लेकिन जो यानी जो सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, उनके वकील आपके महान्यायवादी हो सकते हैं। और महान्यायवादी के अलावा अगर महान्यायवादी नहीं जाते हैं तो हो सकता है ये अपनी जगह पे सॉलिसिटर जनरल को भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल को भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है केस लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल ही जाए, हो सकता है वो ना जाके सॉलिसिटर जनरल को भेज दे। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भैया आपका अटॉर्नी जनरल के बाद में दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब संघ सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के मध्य विवाद हो। ठीक है, क्या हो, जब संघ सरकार और स्टेट सरकार दोनों के बीच में विवाद हो, तब भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी रखेंगे। ठीक है, तब भारत का पक्ष यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष कौन रखेगा, तो इनका पक्ष रखेंगे आपके अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है भैया, क्या आ जाएगा, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तब इनका पक्ष कौन रखेगा, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो रखेंगे आपके महान्यायवादी, इनका पक्ष रखेंगे। ठीक है,
आगे बात की जाए महान्यायवादी की सहायता। महान्यायवादी जो है इनकी सहायता के लिए कुछ पद आपके बनाए गए हैं, जैसे कि एक होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है आपका, वो है सॉलिसिटर जनरल का, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होंगे यानी महान्यायवादी जो होंगे, उनके बाद अगर कोई सर्वोच्च विधि अधिकारी है तो वो हो जाएंगे आपके सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। इनके साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होंगे, ये भी एक पद बनाया गया है जो इनकी सहायता के लिए होता है। किसकी सहायता के लिए, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए। महान्यायवादी सहायता के लिए दो पद बनाए गए, एक तो सॉलिसिटर जनरल और दूसरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो है आपका, ये पद भारत का कह सकते हैं, यानी कि महान्यायवादी के बाद में दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ठीक है भैया। आगे बात की जाए, जो सॉलिसिटर जनरल का पद है ये भैया 1972 में लाया गया, ठीक है। 1972 में ये पद बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, तो 1972 में सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया था। मूल संविधान में सॉलिसिटर जनरल का पद नहीं था, ठीक है। क्या है भैया, जो सॉलिसिटर जनरल का पद है वो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ये इसको जोड़ा कब गया है, तो 1972 में इस पद को संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल आपके कौन है, तो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल की अगर बात की जाए तो ये आपके हो जाएंगे तुषार मेहता, ठीक है। कौन है, तो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल आपके हैं तुषार मेहता। कौन है भैया, तुषार मेहता वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है, जो कि आपके किसकी सहायता के लिए होते हैं, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए ये पद बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 88 की। अनुच्छेद 88 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 88 की अगर बात की जाए तो ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। जो महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल जो होंगे, ये क्या करेंगे, संसद की जो भैया आपका संसद की जो कार्यवाही होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ये भैया इसमें क्या करेंगे, अपना मत नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें अपना मत ये नहीं डाल सकते हैं। कौन नहीं डाल सकता है भैया, तो महान्यायवादी, ठीक है। आगे बात की जाए, नोट में लिखा हुआ है आपका, महान्यायवादी सरकार का सरकारी वकील नहीं होता है, इसीलिए अपने निजी केस भी लड़ सकता है। जो आपका महान्यायवादी है ये सरकार का वकील जरूर होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है, लेकिन ये सरकारी वकील नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, ये सरकारी वकील नहीं होता है, इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस के अलावा भी अपने केस जो निजी केस हैं वो चाहे तो लड़ सकता है, ठीक है। अपने निजी केस चाहेगा तो उनको लड़ सकता है, क्योंकि ये सरकारी वकील नहीं होता है, ठीक है। इनकी सैलरी की अगर बात की जाए, जो इनका वेतन है वो कितना होता है, वो 2.5 लाख इनका वेतन होता है। कितना होता है, 2.5 लाख इनका वेतन होता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि जो इनकी योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, न्यायाधीश के बराबर है। जब उनके बराबर इनकी योग्यता है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भी भैया 2.5 लाख ही होता है। कितना होता है, 2.5 लाख होता है। लेकिन जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन 2.80 लाख होता है, ठीक है। उनका कितना होता है, 2.80 लाख होता है। और जबकि जो आपका महान्यायवादी है ये न्यायाधीश के बराबर है। जब न्यायाधीश के बराबर है तो इनका वेतन 2.5 लाख अगर है तो इनका वेतन भी कितना होगा भैया, तो इनका वेतन भी 2.5 लाख ही होगा, ठीक है। ये वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है वेतन। किससे दिया जाता है,
भारत की संचित निधि से वेतन इनको दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसका वेतन दिया जाता है? तो महान्यायवादी का वेतन दिया जाता है, जो कि 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.5 लाख रुपए इनका वेतन होता है। आगे बात की जाए, अब बात करेंगे हम आगे महान्यायवादी बार चल रहा है अभी, और इसमें देखते हैं जो प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे। प्रथम अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें कौन थे, तो ये थे आपके MC सीतलवाड़। ठीक है, कौन थे? MC सीतलवाड़, जिनका पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, MC सीतलवाड़, जिनका पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, ये भैया प्रथम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल थे। और कब बने थे ये? तो ये 28 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को ये आपके बनाए गए थे। ठीक है, कौन बनाए गए थे? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, ये भैया भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं। ठीक है, आगे बात की जाए वर्तमान महान्यायवादी की, तो वर्तमान महान्यायवादी हैं आपके R वेंकट रमणी। ठीक है, R वेंकट रमणी। ठीक है, वेंकट रमणी, ये भैया आपका ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये R वेंकट रमणी जो हैं, ये भैया वर्तमान महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से अब तक आपके हैं। 1 अक्टूबर 2022 को बनाए गए थे, तब से अब तक ये आपके R वेंकट रमणी ही हैं, जो कि आपके महान्यायवादी हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 16वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के। ये आपके किसके थे? तो ये आपके पहले नंबर के थे, और ये आपके 16वें नंबर के हैं, जिनका नाम है R वेंकट रमणी। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक आपका राज्य में भी होता है राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो कार्य महान्यायवादी का केंद्र सरकार के लिए होता है, यूनियन सरकार के लिए होता है, वही कार्य राज्य सरकार के लिए कौन करेगा? तो राज्य महाधिवक्ता करता है। कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वही कार्य करेगा जो महान्यायवादी का कार्य होता है। ठीक है, जैसे महान्यायवादी पूरे देश की अगर बात की जाए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वैसे ही राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, इसका वर्णन भाग 6 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो भाग 6 में इसका वर्णन दिया गया है, और अनुच्छेद 165 में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 165। नियुक्ति कौन करेगा? तो वहां पे नियुक्ति करते थे आपके राष्ट्रपति, और यहाँ पे नियुक्ति करेंगे आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, कौन करेंगे? गवर्नर यहाँ पे नियुक्ति करेंगे, और वहां कौन करते थे? तो वहां पर राष्ट्रपति करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके राज्य महाधिवक्ता, जिनका वर्णन भाग 6 अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और इनकी सैलरी कितनी होगी? तो इनकी सैलरी होती है 2.25 लाख। कितनी सैलरी होती है? तो भैया इनकी सैलरी 2.25 लाख रुपए होती है। कितनी सैलरी होगी? 2.25 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2.25 लाख रुपए। तो ये भैया आपका राज्य महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। राज्य महाधिवक्ता भाग किसमें है? 6 में है, अनुच्छेद 165 में। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जिसकी सैलरी 2.25 लाख यानी कि 2.25 लाख रुपए होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक हमारा जो मेन चैप्टर था, जैसे कि कह सकते हैं महान्यायवादी, उसके बारे में पढ़ा, और महान्यायवादी के बाद में जो राज्य महाधिवक्ता होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।